नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे सत्ता की सिद्धि के लिए जीत का संकल्प। उत्तर प्रदेश में 18 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव का माहौल दिखने भी लगा है। मंगलवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बताया कि केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के अभियान के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मोदी सरकार के संकल्प और उनकी सिद्धि यानी पूरे होने की दास्तान लेकर पहुंचेगी। अभियान में मुख्य फोकस देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर होगा। 7 से 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में शक्ति केंद्र से लेकर जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। अभियान से पहले भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की ओर से अभियान के लिए पत्रक जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सभी भारतवासी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ सशक्त और समृद्धशाली भारत पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा किया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, केदारनाथ धाम, महाकाल धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। देश में वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनें चली, एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट का जाल बिछा। मेक इन इंडिया के संकल्प के साथ निर्माण के क्षेत्र में भारत ने बड़ी तरक्की की है। लिहाजा इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक अभियान जरूरी बताया गया है। भाजपा इस अभियान के दौरान प्रत्येक जिले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स की मीट आयोजित करेगी। प्रत्येक मंडल पर विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित करेगी। शहरों में मोहल्ला चौपाल, गांव में ग्राम चौपाल लगाकर जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर एक डिजिटल प्रतियोगिता भी होगी जिसके विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वहीं सीएम योगी एक प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में यूपी में हुए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। क्या ये कवायद उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव से पहले मजबूती प्रदान करेगी और जनता इन उपलब्धियों के परिणामों से कितनी लाभान्वित हुई है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आप सुन लीजिए। देखिए, राजनीति का स्वर्णिम युग है, ऐसा युग आने वाला नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में जो किया वो देश का गौरव दुनिया में बढ़ा है। मेक इन इंडिया में 5 बातें बताई। सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य, हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई। 5 लाख तक का उपचार फ्री करने का गरीबों का दिया गया। बेहतर शिक्षा, सभी को शिक्षा बेहतर मिले, गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, ये सब चीज़ें आम नागरिक तक पहुँचें। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है और संगठन और सरकार दोनों मिलकर इस ओर आगे बढ़ने का काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के चाहे आम युवा हों, आदमी हों, दलित हों, पिछड़े हों, सभी को गुमराह कर रही है। आज 10 साल की कोई भी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी के पास नहीं है, इसलिए आपस की सभाएं बैठकें तो कर रहे हैं। प्रदेश का बेरोजगार युवा सड़क पर खुलेआम घूम रहा है, अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन कर रहे हैं, बैठक उठक चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रदेश का कोई फायदा नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित हुई। इन बैठकों से उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं। प्रदेश की जनता 2027 में बदलाव करने जा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा की अहंकारी, तानाशाह, संविधान को कमजोर करने वाली सरकार सत्ता से बाहर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बुनाने का काम और साथ ही साथ तमाम जगहों पर ये बताएंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आएंगे और यूपी के विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। अभी आप बीजेपी मंत्री को भी सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा स्वर्णिम युग है, मोदी कर्मयोगी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतिम छोर तक विकास, तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन तमाम चीजों को करने के बाद, यानी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाना, गांव-गांव घर-घर जाकर ये बताना कि क्या काम किया, कैसे किया, इन तमाम चीजों को बताकर कितनी मजबूत होगी बीजेपी? और अगर बीजेपी की मजबूती इसी तरह से अगर बढ़ती जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी क्या वाकई ग्रामीण अंचलों में अपनी पकड़ बना पाएगी?
हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हुए और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी हद तक चीजें बदलती और बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उन्हीं से समझने की कोशिश होगी संकल्प से सिद्धि तक ये जो अभियान है इस पर किस तरीके से कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी। अपर्णा दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। नावेद शिको साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है बने हुए, वेलकम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नावेद साहब आपसे शुरुआत करते हैं। इस तरह के अभियान वैसे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन संकल्प से सिद्धि और मोदी सरकार की 11 वर्ष जिनमें वो कोशिश करेंगे कि अपने तमाम कार्यों को जनता तक जाकर बताएं। ये मैंने अभी शुरुआती दौर में अपने दर्शकों को बताया कि एक्सप्रेसवे, हाईवे और एयरपोर्ट तमाम जाल बिछाने की कोशिश, लेकिन उसके साथ साथ क्या इन प्रयासों से, क्योंकि चुनाव से पहले ये कवायदे दोनों ही दलों में अलग अलग तरह से चल रही हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्या इन कोशिशों से जनता, क्योंकि अब वो दौर गया कि जब आपको घर घर जाकर बताना पड़ता हो कि आपने क्या किया। आज जनता के हाथ में मोबाइल है, आपके खुद के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी जनता देखती है और पता चलता है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कब कर रही है। तो कितनी मजबूती मिलेगी इन तमाम अभियानों से, नावेद साहब? देखिए, अभियान है इनका और इनके पास में उपलब्धियां भी हैं, जैसा कि वर्कशॉप में बताया गया है, और बहुत सारी 11 साल की उपलब्धियां हैं। उनको गिनाने का एक संकल्प लिया गया, उसका प्लान तैयार किया गया, उसकी योजना तैयार की गई और प्रचार में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, और होना भी चाहिए। अगर कोई उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाना किसी भी कार्यकर्ता का ये धर्म होता है, ये काम होता है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां आज गिनाई गई वर्कर्स के साथ में और मीडिया के सामने भी रखी गई, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में आयुष्मान बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार ने 11 साल की उपलब्धियों में आयुष्मान का एक नाम आता है, लेकिन इसको उस उपलब्धियों के ऊपर भी कई सवाल उठते हैं, जैसा कि हमेशा से आजादी के बाद से सरकारी अस्पताल हमेशा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में आम नागरिकों को और गरीबों को फ्री में इलाज मिलता रहा है, दवाएं मिलती रही हैं। उसको एक नए रूप में पेश किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, ये सराहनीय है कि एक आयुष्मान कार्ड है, और ये आयुष्मान कार्ड जो है न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी काम आएगा, यानी इलाज इससे भी हो सकेगा। महंगे से महंगे अस्पतालों में भी गरीब नागरिकों का इलाज हो सकेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, निर्णय जनता ही लेगी, प्रचार से सिर्फ नहीं होता है कुछ। क्या, जैसा कि दावा किया गया है कि भारत की लगभग आधी आबादी 40-45% लोग आयुष्मान का लाभ उठा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये निर्णय जनता करेगी, क्योंकि आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि आधी आबादी को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हों, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि लगभग आधी आबादी को, यानी भारत की आधी आबादी, उत्तर प्रदेश की लगभग आधी आबादी आयुष्मान का फायदा उठा रही है। वो भी आयुष्मान का फायदा ये है कि हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपनी जांचें, अपना ऑपरेशन फ्री में सब कुछ हासिल कर लेंगे। अगर ये सच है तो जरूर इसका फायदा मिलेगा। राशन, फ्री राशन बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम जनता को, आम नागरिकों को, मिडिल क्लास को, गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, स्वीकार है, इस बात में कोई शक नहीं है कि आम इंसान, गरीब इंसान और मिडिल क्लास इससे खुश होगा। लेकिन बड़ा प्रश्न यहां भी उठता है, क्या आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी इस कदर गरीब है कि उसको फ्री की राशन की जरूरत पड़ गई? ये बड़ा प्रश्न है और ये उठेगा। राशन हमेशा फ्री में तो नहीं, लेकिन हम लोग को याद है बचपन में भी राशन का कंसेप्ट हुआ करता था, सरकारी गल्ले में 50 पैसे, 60 पैसे, 1 रुपए में राशन मिला करता था। अब बिल्कुल फ्री हो गया है, लेकिन गरीबों के लिए था वो, और गरीबी रेखा के नीचे था। आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी क्या इतनी गरीब हो गई है? ये बड़ा प्रश्न है। बहुत सारी चीजें हैं, फ्री में मकान, गरीबों मकान मिल रहे हैं, अच्छी बात है, उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि हम लोग तस्वीरें देखते हैं पूरे भारत में, हर राज्य में गरीबों की बस्ती जब उजाड़ी जाती है तो वो बेघर हो जाती है, वो कब्जे दोनों ही पहलू हैं। जनता बुलडोजर चलते हैं, जनता कहती है हमारे पास कुछ है ही नहीं,
तो इसका मतलब वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह शिक्षा की बात की जाए, आज प्राइवेट सेक्टर में क्या परेशानियां हैं ये मैं नहीं कहूंगा, इस पैनल में बैठा हुआ कोई इंसान भी इस बात को नहीं दोहराए। जनता इस बात को महसूस करती है कि पढ़ाई की दुश्वारियां क्या है, सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और प्राइवेट स्कूल किस तरीके से बेलगाम लोगों को लूट रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, एम्स बहुत सारे बनवा दिए, लेकिन क्या ये बात सही है कि हर ट्रामा सेंटर, हर अस्पताल में लाइन लगी है, स्ट्रेचर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग दम तोड़ रहे हैं, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ठीक है सर, उपलब्धियां अच्छी बात है, शुभकामनाएं इस बात के लिए 11 साल की उपलब्धियां, लेकिन वो क्रियान्वित हो, जमीन पर आए, सिर्फ दावा ना हो, जनता इस बात को स्वीकार करे कि हाँ ये फायदा मुझे मिल रहा है, मुझे गरीब हूं तो मुझे मकान मिला, मुझे आयुष्मान का सचमुच लाभ मिला, सिर्फ हवाई की बात नहीं है, राशन अगर मिल रहा है तो मेरी गरीबी है। तो बहुत सारे प्रश्न है उपलब्धियों के साथ, उपलब्धियों के साथ प्रश्न भी हैं अपर्णा जी, और ये पूछा जा रहा है कि सभी को अगर योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो उन्हें पता है किसने क्या दिया, तो फिर ये प्रचार प्रसार करके घर घर जाके आपको याद कराना पड़ रहा है कि आपको हमने क्या काम करके दिया। वो तो वैसे ही खुशनसीब है अगर उसे एक घर मिल गया है, वो वैसे ही खुशनसीब है अगर वो किलोमीटर्स तक चलकर पानी लेकर आ रहा था तो उसके घर पर नल पहुंचा है, वो वैसे ही खुशनसीब है कि उसके घर से अगर किसी को रोजगार मिल रहा है। तो फिर ये प्रचार प्रसार और घर घर जाकर चौपाल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज हुआ करता था, उत्तर प्रदेश एक जंगल राज हुआ करता था, उत्तर प्रदेश को हम गुंडों और माफियाओं से जाना करते थे। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। ये उत्तर प्रदेश की खुद की जब से 2017 से सरकार बनी है तब से ये उपलब्धियां हासिल की हैं। रही बात केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाए, ये जनता को बार बार अपनी योजनाओं को अगर बताएंगे तो जनता उतनी ही लाभान्वित होगी। ये इसलिए चलाया हुआ एक अभियान है। अगर उपलब्धियों को हम जनता तक बार बार नहीं पहुंचाएंगे तो जनता कहीं ना कहीं नई नई जो योजनाएं आती हैं क्या उनको विस्मृति नहीं हो जाएगी? इन योजनाओं को उनकी स्मृति में, स्मृति के पटल पर बनी रहे ये योजनाएं, इसलिए इन योजनाओं को सरकार द्वारा चलाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। इसको आप नेगेटिव वे में बोल सकते हैं। देखिए, विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं को इंसान कोई व्यक्ति किस प्रकार लेता है ये उसके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन सरकार की जो अपनी मंशा है मैं उसको रिप्रेजेंट करने बैठी हूँ आपके साथ। तो मैं बताती हूँ कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, भले ही वो जनधन के खाते हों, जनधन के खाते से आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमने एक बहुत व्यापक रूप दिया है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम। आज मैं आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, आज मैं आपके साथ डिबेट कर पा रही हूँ जनधन के डिजिटलाइजेशन के कितने बड़े व्यापक रूप को माननीय नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। आज मैं एक्सप्रेस वे पे चल के एक बार द्वारा ये हमारी उपलब्धियां हैं और जनता तक पहुंचाना ये हमारा अधिकार है, और मैं अपने आप को सम्मान करती हूँ आपके साथ बैठे कि हमारे देश में किस तरीके की सरकार है। मामले में देख लो, आप देख लो किसी पूजा जी के पास चले मामले में देख लो, वाहनों के बाहर आए निवेश के बारे में देख लो, आप मेडिकल्स के बारे में देख लो, एयरपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश देख लीजिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश, नितिन गडकरी जी तो एकदम कितना बड़ा चेंज किया है पूरे देश में रोडों को लेकर। ये कहीं ना कहीं उपलब्धियां अगर जनता तक नहीं पहुंच। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इन योगी शासनकाल में बड़ी उपलब्धि आप क्या मानती हैं वो बता दीजिए, उसके बाद मैं पूजा जी के पास स्विच कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात में जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, पूजा जी के पास जाना होगा। मेरा सवाल सुनिए मैडम, सवाल सुनिए अपर्णा जी। बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में योगी शासनकाल में, मोदी शासनकाल में आप क्या मानती हैं वो बताइए, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जा रही हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि वॉइस ब्रेक हो रही है, सवाल का जवाब मैं फिर से लूंगी आपसे। वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप शायद ट्रेवल कर रही हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बहुत कम समय वैसे भी हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज क्लियर मेरे दर्शकों तक पहुंच जाए। पूजा जी क्या कहना चाहेंगी? ये बार बार ये बातें उठ रही हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी, इसलिए सपा को तकलीफ है। हर जगह पर सपा नेगेटिव पॉइंट देखने की कोशिश करती है। ये आरोप लग रहे हैं कि आप एंटी मोदी कैंपेन सेट करते करते आप खुद अपने आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विजन है, ये बताना भूल जाते हैं। जी पूजा जी। अरुण जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। चलिए जो है
पार्टी है भाजपा, अपना उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से प्रचार करना, चाहे काम का प्रचार करे चाहे योजनाओं का प्रचार करे। पर इन जो मंत्रियों को प्रचार के लिए निकाला जा रहा है ना, मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इनके फायदे की बात बता रही हूँ। यहाँ पे इलाहाबाद में छात्र जो शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उनको 4 दिन हो गए हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट पे हैं। कोई मंत्री जाकर के उनसे मिल ले, उनकी व्यथा सुन ले तो ज्यादा बेहतर होगा कि भाई आपने जो है 2018 के बाद से सुपर टेट कराया, आपने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अब तक नहीं कराया 2022 में फॉर्म भरने के बाद में। और जो है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी बहुत तारीफ की जा रही थी। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। इतना बढ़िया किया हुआ है कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने SRM जो कि सरकारी अस्पताल है उसको मोर्चरी घोषित किया। ऑटो सुमो लेकर के अस्पताल को कि ये मोर्चरी है कि अस्पताल है, क्या सुविधाएं, इस पे प्रश्न उठाए। अब बात कर लेते हैं आपके आयुष्मान कार्ड के। आयुष्मान कार्ड पे तो आपको पता हो कि मैं ज्यादा नहीं जाती, गोरखपुर ही चल लेते हैं ना पारुल जी। गोरखपुर में 24 करोड़ जो है बकाया है प्राइवेट अस्पतालों का। सरकार ने उस बकाया को पूरा नहीं किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने कह दिया कि अब हम आयुष्मान कार्ड पे सुविधाएं नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपने बकाया पूरा नहीं किया हुआ। ये सही कह रहे हैं, ये प्रचार करते हैं ना, तभी तो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो 600 करोड़ पैसे एलोकेट किए गए थे उसमें से 400 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रचार में चले गए, वो पढ़ाई में नहीं लगाए गए। उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप मोदी जी के 11 साल की बात कर रही हैं, तो क्या 22 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? बहुत और नहीं जाते हैं कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजों पर नहीं जाकर के बस रोजगार पे ही बात कर लेते हैं। तो 2 करोड़ का वादा था कि 2 करोड़ पर ये अगर दिया होगा तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार तो हो जाने चाहिए। तो आप सोचिए, फिर तो सारे युवा रोजगार होते, तो बेरोजगार लोग है कौन जो सड़कों पे जो है बैठे हुए हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं? ये है पूजा जी। उसके बाद में जो है आप उठा करके अगर देखेंगे, मैं कह रही हूँ कि आप जा रहे हैं जनता के बीच में। अभी इन्होंने बोला ना कि अगर बार बार उनको योजनाएं नहीं बताएंगे तो जानेंगे कैसे। भाई पंचायती राज क्यों बना हुआ है? ये इतने सिस्टम क्यों बने हुए हैं? वो योजनाओं को धरातल पर डिलीवर बना हुआ है। आप क्यों नहीं जांच कराते हो? जल मिशन के तहत बनी हुई टंकियां फर्स्ट ट्रायल में गिर जाती हैं भरभरा करके, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एंड लॉ एंड ऑर्डर का आलम तो इस कदर है पारुल जी कि पूरे जो है नेशनल न्यूज बनती है कि 24 घंटे में 14 मर्डर, एक दिन में 4 मॉब लिंचिंग, और सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं ये वैसे बहुत हद तक राज्य का विषय है। मोदी सरकार के 11 साल के लिए संकल्प से सिद्धि का इनका अभियान, जिसमें राम मंदिर है, धारा 370 है, ऑपरेशन सिंदूर है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, तमाम चीजें। 5 तारीख को फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको पता होगा 2022 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूजा जी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ। आऊंगी आपके पास, जरा कंप्लीट हो जाए। 11 जनवरी 2025 को उसकी वर्षगांठ भी मनाई गई पंचांग के तहत, भाई हिंदू जो है धर्म के अनुसार। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 5 तारीख को फिर से प्राण प्रतिष्ठा कैसे? मैं भाई हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मुझे पता है किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार होती है। अभी प्राण प्रतिष्ठा टॉपिक नहीं है ना पूजा जी। मैंने कहा 11 साल में उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि, इसलिए वो चला रहे हैं अभियान। मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी, मैंने नहीं छोड़ा था। आपने कहा राम मंदिर, तो आप मैंने इसलिए कहा कि वो उनके जो काम उन्होंने कहे वो किस तारीख को हुआ, किस तारीख को नहीं हुआ, यह भी बहस का मुद्दा नहीं है कि वो अपने काम जो बता रहे हैं उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बातों पे जवाब दे रहे हैं अपर्णा जी, उसके बाद मैं नावेद साहब के पास जा रही हूँ। कहिए अपर्णा जी। गोरखपुर के आपने उसकी बात की है, मैं बता दूं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे कुछ हॉस्पिटलों द्वारा मनमाने तरीके से आयुष्मान कार्ड के मनमाने तरीके से सरकार को बिल देकर वसूलने की कोशिश की है, उस पर जांच चल रही है। गुमराह न करें तो ज्यादा बेहतर होगा पूजा जी, क्योंकि आपने आयुष्मान की बात की जी है, तो मैं आपको बता दूं आयुष्मान कार्डों को आज के दिन गरीबों के लिए। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है अपर्णा जी, फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए अपर्णा जी को। अपर्णा जी को फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए। अमृत का काम कर रही है, कहीं किसी गरीब के पास है 5 लाख। ठीक है, मैं नावेद जी से बात कर रहा हूँ। अपर्णा जी आपको फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ। आपकी आवाज मेरे पास ब्रेक होके आ रही है, आपकी आवाज मेरे पास ब्रेक होके आ रही है। मैं फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, तो आप मुझे फोन से कनेक्ट करा दीजिए। हाँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ, फोन लाइन से कनेक्ट करवा रही हूँ। समय बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपके पास मैं दोबारा चले आऊंगी। नावेद साहब, अब इस पूरे मसले को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि 37 सीटें जब आई समाजवादी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को भी शायद समझ आया
कि सिर्फ बैठकर काम नहीं चलेगा, दोबारा से फील्ड पर उतरना पड़ेगा, इसलिए वो दोबारा से अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड पर उतार रहे हैं, दोबारा से काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये प्रोसेस में रहता है, लेकिन शायद कुछ कमियां हो गई होंगी, तभी 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले आई, फिर उपचुनाव में शायद प्रयास अच्छे किए। लेकिन अभी ये एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, तमाम तरह की चीजें रहेंगी, जिससे दो चार होते हुए चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी को पार आना होगा। और इस बार वो हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। संकल्प से सिद्धि अभियान, ये इनकी कोशिशें, जिसमें वो तमाम चीजें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर आपने काम किया है तो जनता को तो वैसे ही पता चलेगा ना, जनता के पास वो सामान आ रहा है, जनता की जेब में पैसा आ रहा है, या जनता को उन सुविधाओं का फायदा मिल रहा है, तो फिर अभियान को चलाकर या बताकर ये सब करने की कोशिशें, आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? जैसे कि आपने कहा प्रचार प्रसार में माहिर, तो प्रचार प्रसार अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन फिर जनता अगर कितना भी प्रचार कीजिए, अगर उसे नहीं मिला है और 4 घर छोड़ के 5वें घर पर मिला है, तो 4 और 5वां घर वो तो यही सोचेगा ना कि फिर हमने क्या गलत किया था। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन प्रचार तो करना ही चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ पार्टी उसकी सरकार होती है तो कार्यकर्ता जनता तक अपनी उपलब्धियां बताते हैं और बताना भी चाहिए है। याद आज मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क कुछ इशू हो रहा है। ठीक आप है, वोट जी दीजिएगा। कंप्लीट ये कर कहा है राजनीतिक दल। जी दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब उपलब्धियां और योजनाएं जनता तक वर्कर पहुंचाता है तो उससे एक फायदा यह होता है कि योजनाओं के बारे में जो जनता को नहीं भी पता होता है, वो उससे जागरूकता पैदा होती है कि ये लाभ हम ले सकते हैं, हमें पता नहीं था। और ये सारी उपलब्धियां हमेशा विज्ञापन के जरिए पहुंचाई जाती हैं और पहुंचाई जा भी रही हैं। लेकिन जब वर्कर जाता है पार्टी का और वो बताता है, विज्ञापन के जरिए ये बताना कि हमने ये किया, हमने ये योजना ली, और जनता को उपलब्धियों का याद भी दिलाना और ये भी बताना कि यदि तुम इसका लाभ नहीं उठा रहे हो तो उठा लो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है कि नल तुम्हारा लगा हुआ है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान है। मुख्य बात यह है कि विज्ञापन देख के जो जनता है वो कभी कभी उसके मन में कुंठा होती है कि ये विज्ञापन झूठा है। जब वर्कर उसके घर पे जाता है तो जनता, जैसे कि अभी पूजा जी ने प्रश्न उठाया कि जनता जब कहती है कि आयुष्मान का हम लाभ दे रहे हैं, तो जनता सीधी वर्कर से कहेगी झूठ बोल रहे हो तुम, आयुष्मान का कार्ड मुझे मिला ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। दूसरा आदमी कहेगा मुझे मिला, लेकिन मैं जब अस्पताल गया तो अस्पताल के प्रबंधन ने बताया कि सरकार प्रैक्टिकल, सारी चीजें लगभग प्रैक्टिकल है। लेकिन इस तरह के अभियान से क्या नवेद साहब, क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं चाहती हूँ आप बता दें कि क्या समाजवादी पार्टी को वाकई नुकसान होगा, क्योंकि फील्ड में काम करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है? समाजवादी पार्टी भी अपने ग्राउंड पे काम कर रही है, इसकी खबरें आ रही हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी के पास में प्रचार का तंत्र नहीं है, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का कैडर, उसके कार्यकर्ता अपनी बातों को, अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय पर किसमें कितना है दम हो रहा है और बड़ा प्रचार तंत्र है। बिल्कुल। आप अपर्णा जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अपर्णा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज, जल्दी करें जी। देखिए, हमने उपलब्धियों के रूप में हासिल क्या किया है, उत्तर प्रदेश की ही चलो बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने प्रति व्यक्ति आय को डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना कर दिया है। हमने बजट को 8.08 लाख करोड़ कर दिया है। हमने 96 लाख MSME की इकाइयां खड़ी कर दी हैं। हमने 2017 से जो खजाना खाली हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, आज हमने उसको कितना इलाहाबाद में प्रदर्शन और गोरखपुर की बात, उस पर जवाब दे दीजिए। बात करें, पूरे देश की बात करें, अगर आवाज आ रही है आपको? गोरखपुर और इलाहाबाद प्रदर्शन, ये बातें अभी पूजा जी ने रखी थी, उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए, जिन लोगों द्वारा बिल को आगे बढ़ाया गया था सरकार से वसूलने के लिए, तो कुछ कमियां और खामियां पाई गई थी, तो उस पर जांच चल रही है कि आपने जो आयुष्मान कार्ड के बिलों को आपने कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसका बिल बढ़ा के, उसमें पैसा बढ़ा के दिखाया गया है अस्पतालों द्वारा, इसलिए ये समस्या आ रही है। सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं, हम आयुष्मान कार्ड के जो मानक हैं उन पर हम खरे नहीं उतरेंगे या हम पेमेंट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उस बिल में कहीं ना कहीं खोट साबित हुई है, कहीं ना कहीं उसमें गलत तरीके से उसको ऑडिट किया गया है, तो उसमें बात आपकी आ गई, इस मुद्दे पर बात आ गई। प्रदर्शन को लेकर आपका जवाब, फिर मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी जी। तो आप दोबारा दोहरा दीजिए। इलाहाबाद में हो रहा प्रदर्शन, अभी पूजा जी ने सवाल उठाया था कि तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप रोजगार दे रहे हैं।
देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि दो विचारधाराएं होती हैं किसी भी एक इंसिडेंट को लेकर। आपकी विचारधारा थी तो आपने उसे प्रदर्शन के रूप में देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी सारी चीजें पॉजिटिव हो, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पॉजिटिविटी लाके जनता के बीच में उतर रही है, और इसी तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं और आगे बढ़ाएं इनको हम, ताकि हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो, और इसी तरह अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 10 सेकंड में पूजा जी, फिर उसके बाद स्वीकार कर रही है। और पारुल जी, मेरा प्रश्न था कि जनता तक क्या पहुंच रहा है। अब आपके और हॉस्पिटल के बीच में तो जनता पिस रही है ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं उनका बिल गलत था, उनका बिल सही नहीं है, गलत तरीके तो से जो बता रही मैंने है कि आयुष्मान कार्ड को इंटरफेयर नहीं किया, मैंने इंटरफेयर चलिए, नहीं किया। मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संकल्प से सिद्धि अभियान, इसके तहत गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे, तमाम जगहों पर पहुंचने की कोशिश होगी पूरी विंग की या पूरे कार्यकर्ताओं की, कि वो जाएं और मोदी शासनकाल के 11 सालों में किए गए कामों को, जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको बताएं। इससे वो एक ग्राउंड तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही जनता तक पहुंचाने की कोशिश ये कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा उनको कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उससे वो जागरूक भी हों, फायदा भी ले सके। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी है कि योजनाएं भरें लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो बीजेपी को इस ओर भी जाकर काम करना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जहां उन्हें लग रहा है कि लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है तो वो भी अपना एक्टिव मोड दिखा रहे हैं, लेकिन इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।